₹3 जो बढ़ा है, मेरा मानना है कि अंत में जाके तो 20 रुपए तक बढ़ेगा। हाँ। ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। प्रॉब्लम विशुद्ध राजनीतिक है, और राजनीतिक इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नतमस्तक होकर अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी नहीं है। आज अगर रशिया से हमें तेल खरीदना है, 16 तारीख को वो मोहलत खत्म हो रही है जो अमेरिका ने हमें दी थी, तो हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। बताइए हुजूर, तेल और खरीद ले कि ना खरीद ले? ये क्या अगर 85% हम डिपेंडेंट हैं बाकी देशों पर अपने ऑयल इंपोर्ट के लिए, अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, क्रूड से जो बनते हैं, और सरकार ये कह रही है कि बाकी सारे देशों ने बढ़ा दिए, म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सारे देशों ने दाम बढ़ा दिए, हमने तो फिर भी 3 से 3.5% दाम बढ़ाया सिर्फ। मैंने अभी डिस्कशन सुना और मुझे थोड़ा सा डिस्कशन बेईमानी लगा, और इसमें बेईमानी इस बात की है कि जनता पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जनता को इसी समय सबक सिखाना है जब वो महंगाई से जूझ रही है। मैं कुछ बातें थोड़ी तसल्ली से जनता के माध्यम से जनता की बातें आपके सामने रख देना चाहती हूं। पहली बात, हिंदुस्तान में दाम बढ़े। दूसरा सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में जब दाम बढ़े तो उसके पहले जनता को क्या राहत दी गई? बात तो सही है। सबसे पहले तो जो कुछ बातें यहां पे कही गई वो बेमानी है, और बेमानी इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जब दाम बढ़ा तो जनता उसका वहन करे, लेकिन जब दाम घटा तो जनता को फायदा क्यों नहीं मिला? $20 प्रति बैरल पर क्रूड आ गया था कोविड के बाद। क्या जनता को उसका फायदा मिला था? नहीं मिला था। 37 लाख करोड़ सरकार ने मुनाफाखोरी करी, पेट्रोल और डीजल से कमाया। आज ये झूठी बात कही जा रही है कि दुनिया में कितना बढ़ गया। आज मैं यहां पे बताना चाहती हूं, नेपाल ने ₹2 पेट्रोल, ₹12 डीजल पर कम किया। जर्मनी ने ₹12 पेट्रोल, ₹17 पेट्रोल, ₹19 डीजल पर कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि ₹17 पेट्रोल कम हुआ। उसका फायदा सीधा जनता को हुआ, हमारे यहां की तरह ऑयल कंपनीज को नहीं हुआ। ब्रिटेन ने 100 पाउंड की राहत बिजली पर दी। हमारे यहां क्या हो रहा है मुझे आप बताइए, जनता को क्या राहत मिल रही है? पहली बात है ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और दूसरी बात, ये जो जनता को सबक सिखाने की बात हो रही है उसमें भी कुछ बातें जो है वो झूठी कही जा रही है। पिछले 11 साल में हमारी 2014 में इंपोर्टेड क्रूड पर निर्भरता 77.6% थी। 2026 में वो निर्भरता 89% है। 2014 में हम 37.8 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल का डेली प्रोडक्शन करते थे। आज वो प्रोडक्शन घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया, 22-26% गिरा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक सेकंड कहना चाहती हूँ, एक मिनट, अंतिम बात सुन लीजिए। यहाँ पर कुछ बातें कही जा रही थी नजीर बनाने की। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नजीर पहले वो बनाएंगे। आज राज्यों के पास असल में रेवेन्यू के नाम पर सिर्फ फ्यूल, एक्साइज जो वहां से आती है, फ्यूल, अल्कोहल और रियल एस्टेट का पैसा आता है। बाकी साथ पर कुंडली मारे केंद्र सरकार बैठी रहती है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही जो राज्य है। अगर मैं जिस टैक्स मिलता है, सुप्रिया एक सेकंड, मैं जिस टैक्स की बात कर रही हूँ भाई, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी ₹9, इस सरकार ने उसको बढ़ाकर कर दिया ₹33 तक, और युद्ध शुरू होने से पहले वो ₹21 था। तो अगर ये वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट आया, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ना, डीजल पर वो जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी थी वो घटाकर 13 से 3 हो गई, और पेट्रोल पर 13 से 3 और डीजल पर 10 से 0। दिस इज व्हाट। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, और इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि इस सरकार की कलई इसके काम से खुलती है। 14 बार एक्साइज बढ़ाई गई है पिछले 12 सालों में, 3 बार घटाई गई है, और बढ़ाने का काम हर बार स्पेशल और एडिशनल एक्साइज का हुआ है जो केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है। इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, 37 लाख करोड़ वाज द सम जो केंद्र सरकार ने अपनी तिजोरियां भरी। क्यों किया इन्होंने ऐसा? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जनता को राहत क्यों नहीं दी? अगर सरकार कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से बना, रोड सरकार कह रही है। एक सेकंड सुप्रिया, अभी जफर साहब कह रहे थे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से डेवलप हुआ। हम 11th फ्रेजाइल इकोनॉमीज में थे, 11वें नंबर की हम 4थे नंबर की इकोनॉमी में शामिल हो गए। हमने 81 करोड़ लोगों को खाना दिया। बहुत बढ़िया।
अब जफर भाई तो दोस्त है तो इनके मुख पर लेकिन सच्चाई बतानी पड़ेगी। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए थे, तीसरी बढ़ने वाले थे, हम छठे पर पहुंच गए। और पता है क्यों? क्योंकि रुपया गिरने से थम नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएटिंग करेंसी हमारी जीडीपी जो है वो छठे नंबर पर पहुंच चुकी है। हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी नहीं है इस समय। सबसे पहले तो जफर भाई का यह सच सुनाइए दुनिया को, जो प्रधानमंत्री कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया गर्त में चला गया, 58 पे मिला था, 96 पे पहुंचा दिया। लगता है उससे भी शतक मनवा कर रहेंगे। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, एक मिनट मेरी बात नहीं, दो तीन लोग और हैं अभी। कम बात करके जाऊंगी, थोड़ी लेट ज्वाइन किया अपने क्षेत्र में। जी छोटी सी बात एक कहूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बन रहा है? उस गरीब के लिए जो 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक तंगी के चलते, जो सुबह से शाम तक गैस की और पेट्रोल की लाइन में लगे हुए हैं। मैं महाराजगंज में हूं, यहां पर पेट्रोल पंप पे 10 दिन में एक बार पेट्रोल और डीजल आ रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। गैस एजेंसी के बाहर और गैस गोडाउन के बाहर 1:30 बजे रात से लोग लाइनों में लग रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। क्या असलियत है? जो पिंक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है वो असलियत नहीं है देश। अब ये पता नहीं आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, पिंक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, पर आप रहिएगा। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू स्टे ऑन द प्रोग्राम, टू स्टे इन द प्रोग्राम। प्रोफेसर अरुण, जनता के लिए ये जो पहली खेप सरकार ने सर जारी की है, और बाकायदा इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा हो रहा है। क्या ये वैलिड ग्राउंड सर नजर आता है? प्रोफेसर अरुण, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। देखिए, ऐसा है कि हमको ये मान के चलना है कि अभी एनर्जी की शॉर्टेज है और एनर्जी के साथ साथ और भी बहुत चीजों की शॉर्टेज है, तो इसलिए उत्पादन कम होगा और दाम बढ़ेंगे। इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि ये तो सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक से तो आप बच नहीं सकते। तो अभी तो 3 रुपया जो बढ़ा है, मेरा मानना है कि अंत में जाके तो 20 रुपए तक बढ़ेगा। हाँ। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसी सवाल पर, हाँ सर, इसी सवाल पर मैं ला रही थी हाँ, कि ये पहली खेप है क्या, और क्या ये आज सबसे बड़ा सवाल पर ये भी दर्शक सुनने वाले हैं, ये पहली खेप है सर, एंड इट विल गो अप टू 20 रुपीज पर लीटर। जी हाँ, तभी तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी कह रही है, तभी तो उनका वो जो लॉस हो रहा है, तभी तो लॉस खत्म होगा। लेकिन मेरा कुछ और भी कहना है इसके साथ साथ कि वो ये कि जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम क्यों नहीं उठा रही है? जैसे कि हम 25% एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जब 25% जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी क्रूड से ही तो आ रहा है, और हमारी क्रूड की शॉर्टेज बढ़ जाती है। और 15% तो क्रूड की वैसे ही जब मार्च में कटौती हो गई थी, तो 15% कटौती हो गई, मतलब 100 का 85 हो गया, 85 में से 25 आपने बाहर भेज दिया तो आपके पास 60 ही बचा। तो आपका जो क्रूड का स्टॉक है वो 40% गिर रहा है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस 2.5 महीने में तो क्रूड का स्टॉक इतना गिर गया है। सर, हमने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी, माफ कीजिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 1.5 महीना पहले, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने हटा ली। हमने और खुला हाथ दे दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि बाहर बेचिए तेल, मुनाफा कमाइए। तो ये गलत है, क्योंकि हमें तो अपना क्रूड बचाना है, क्योंकि हमें पता नहीं और कितने समय तक शॉर्टेज रहेगी। हाँ। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता, हाँ। तो ये शॉर्टेज तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो भी जो बाकी कंपनियां हैं, जो बाकी जो विदेश से आता है तेल, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये परेशानी बढ़ती जाएगी। नहीं सर, इतना सर, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे जो सुनना चाहती हूँ, ये कि ये टैक्स जो बढ़ते बढ़ते इतना लद गया आम जनता पर पेट्रोल और डीजल में। 3 महीने पहले 30 रुपए सस्ता पेट्रोल, 30 रुपए पर लीटर सस्ता पेट्रोल मिल सकता था 3 महीने पहले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी हाँ, नहीं मिला हमें। जी हाँ, तो देखिए ऐसा है कि जो तेल जैसे हम लोग कहते हैं कैश काउ, जब भी सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स से लिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सुप्रिया कह रही थी, वो हमारा पेट्रोलियम से आता है, लिकर से आता है, और बिजली से और रियल एस्टेट से आता है। तो वो हम जो ले रहे हैं जिससे कि हमारा डेफिसिट कम हो। लेकिन मेरा मानना है कि हम डायरेक्ट टैक्स से अगर उठाएं तो इनडायरेक्ट टैक्स से लेने की जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट टैक्स जो जीडीपी रेशियो है वो 6.5% के आसपास ही घूमता रहता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 11.5% है।
तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेते हैं तो उसका आम आदमी पे बोझ पड़ता है। अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें तो जो आम आदमी पे बोझ कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी नीतियां बदलने की जरूरत है। अब सर इसमें भाई ये भी तो कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिए। अब किसान अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी फसल का जो उत्पादन है वो भी घटता दिखाई देगा ना। बिल्कुल, देखिए तो वहां किसानों को भी लॉस होगा। एक तो पेट्रोल डीजल का लॉस होगा, दूसरा उर्वरक इस्तेमाल नहीं करेंगे वो लॉस होने वाला है किसानों को। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। वो उर्वरक कम इस्तेमाल करेंगे और कहा जा रहा है कि जैविक उर्वरक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जैविक उर्वरक की तरफ जाने में कई साल लगेंगे। आपको याद है श्रीलंका में 4 साल पहले कितना क्राइसिस आया था क्योंकि उन्होंने जैविक को कर दिया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी और वो प्रैक्टिस उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए वहां क्राइसिस आया। तो ये इतना क्राइसिस है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा ऑयल कंपनीज का, और हम अपनी स्ट्रेटेजी क्या बदलने को तैयार नहीं है। वो रशिया वाला जो मामला है, अमेरिका बताता दिख रहा है कि भाई रशिया से ना खरीदिए, और रशिया से नहीं खरीदेंगे तो अमेरिका से और महंगा क्रूड खरीदना पड़ेगा। देखिए गरिमा जी, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी उस वक्त हम कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, तकरीबन 78-79% के आसपास। वो इंपोर्ट बढ़ के हो गया 88, लगभग 90%। क्यों बढ़ा, इसका जवाब सरकार नहीं देती। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपका एलपीजी था, हम 60% बल्कि 47% था, वो इंपोर्ट बढ़ के हो गया करीब 62-63% के आसपास। वो क्यों बढ़ गया, इसका जवाब सरकार नहीं देती। और फिर सरकार कहती है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डेटा आपके सामने रख रहा हूं। यह बहुत हॉरिफाइंग डेटा है, ये फरवरी का डेटा है, ये ईरान वार से इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन लगातार 6ठे महीने श्रिंक किया है। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन लगातार 6ठे महीने श्रिंक किया है। फरवरी में 5.2% था। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन लगातार 20 महीने श्रिंक किया है, फरवरी के महीने में 5% था। रिफाइनरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन श्रिंक किया है 1% पे, 11 महीने में 6 महीने श्रिंक किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन स्लो डाउन किया है 5 महीने लगातार। अब ये जो सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है, वो सरकार ये दावा करती है कि हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो श्रिंक कर रहा है। तो आपकी तैयारी क्या है? आपकी कोई तैयारी नहीं है, और तैयारी नहीं इसलिए आपको लगातार बढ़ा। अच्छा, दूसरी बात, जब अमेरिका ने रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटा लिया तो जो ऑयल हमको मार्केट रेट से कम पे मिल रहा था $60-62 पर बैरल के हिसाब से, उसने कहा कि अब हम आपको प्रीमियम लेंगे और एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। उसकी वजह से आप मार्केट से उठा रहे थे करीब $130 के आसपास, जो रफली मैं काउंट कर सकता हूं। तो आपकी गलत फॉरेन पॉलिसी थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने अगर इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया होता, चाइना की तरीके से अगर आपने ईरान से ऑयल लेना बंद नहीं किया होता, रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया, बट चाइना ने तो रशिया से भी ऑयल लेना बंद नहीं किया और ईरान से भी लेना बंद नहीं किया। हमने क्यों बंद कर दिया? हम किसके दबाव में काम कर रहे थे? तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में आपको दिक्कत पैदा करनी पड़ेगी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो हिले तक नहीं अपनी जगह से, स्टैटिक खड़े रहे और डोनाल्ड ट्रंप को आगे आकर हैंडशेक करना पड़ा। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स टू से, वी आर इक्वली स्ट्रांग टू अमेरिका। आती हूँ सुप्रिया जी, सवाल इक्वली स्ट्रांग का नहीं है, सवाल खड़े रहने का है। हाँ। मैं बार बार कहता हूं ना, जब 1970 में बांग्लादेश की बात, इंदिरा गांधी खड़ी रही ना निक्सन के सामने, किसिंजर के सामने, और उनको ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने 5वां बेड़ा छोड़ दिया, फिर भी हम खड़े रहे। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, इकोनॉमी में सवाल का जवाब दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अगर ऑयल कंपनीज का घाटा वजह है कि आज अपसर्ज हुआ पेट्रोल डीजल का प्राइस 3-3 रुपए, 3.5 रुपए, तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस तो और 20 रुपए भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऑयल कंपनीज के घाटे को ब्रेक इवन पर लेकर आना चाहती है सरकार और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ले जाना चाहती है, तो फिर तो 20 रुपए और बढ़ेंगे। मैं एक चीज जफर भाई से जानना चाहता हूं
चूंकि मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूं इन बात से, क्या पेट्रोल डीजल के दाम सरकार बढ़ाती है या मार्केट बढ़ाता है? घटता बढ़ता जो है मार्केट उसको डिफाइन करता है या सरकार करती है? वो तो मार्केट डिफाइन करती है ना। बट सरकार का कंट्रोल इतना ज्यादा ऑयल कंपनीज के ऊपर से हो गया कि मार्केट को डिफाइन ही नहीं करने देती। अन्यथा जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब $30 हुआ था, $30 पर हुआ था, तब मार्केट डिफाइन करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है हमको ₹60 या ₹50 में मिलने चाहिए। और आज जब 120 के ऊपर गया है तो हमको ऑटोमेटिकली फरवरी के महीने में ही वो हमको ₹120 के हिसाब से पेट्रोल डीजल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। प्रॉब्लम विशुद्ध राजनीतिक है, और राजनीतिक इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नतमस्तक होकर अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी नहीं है। आज अगर रशिया से हमें तेल खरीदना है, 16 तारीख को वो मोहलत खत्म हो रही है जो अमेरिका ने हमें दी थी, तो हम अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बताइए हुजूर तेल और खरीद ले कि ना खरीद ले। ये